हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरोटैप और आप सभी का स्वागत है हमारी इस फटाफट रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम ईपीएफओ एग्जाम्स को टारगेट करते हुए यानी कि ईओ, एओ और एपीएफसी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके साथ। और इस डेली शेड्यूल के अंदर जैसा आप जानते हो, हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सिलेबस का जो पार्ट है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनका एक एक करके आपको एमसीक्यूज रिविजन करवाने का काम करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एमसीक्यू सेशन पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 हम लोगों ने किया था, जहां पर हमने 10 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया रिलेटेड टू द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और अब हम सेकंड पार्ट को यहां पर स्टार्ट करेंगे। जो 10 एमसीक्यूज आज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, दीज ऑल आर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस इन दी ईओ एओ एग्जामिनेशन। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जामिनेशन हुआ था लास्ट टाइम, उसमें जो हिस्ट्री के सवाल आपसे पूछे गए थे, वो सभी सवाल आपके सामने आज डिस्कस करेंगे, विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि किस तरीके का पैटर्न और नेचर जो है क्वेश्चंस का देखा जा रहा है ईओ एओ एग्जाम के अंदर। बट इससे पहले कि क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक मोटिवेशन का डोज आप लोगों को मैं यहां पर देता हूं। देखिए कितने सारे ये खुश चेहरे आपको दिख रहे हैं। All these faces are basically those candidates who got selected in the conducted examination of EO जो 2021 में कंडक्ट हुई, उसका रिजल्ट आया। और अब ये जो लोग हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे जो है रिक्रूट हो चुके हैं। तो ऐसे ही फोटोज आप लोगों के भी हमें देखने को मिलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जितनी मेहनत आप लोग करेंगे, जितना टाइम और एनर्जी आप लोग यहां पर लगाएंगे, उतना बेटर रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सो एडुटैप इज वेरी ग्लैड दैट वी हैव हेल्प्ड दीज स्टूडेंट्स इन देयर जर्नी टू द पोस्ट ऑफ EO एंड सेम वी आर गोना रिपीट दिस ईयर ऑल्सो, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। गांधी जी जब भारत वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में, तो सबसे पहले उनकी जो मेजर पब्लिक अपीयरेंस है वो कहां पर वो करते हैं? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में करते हैं, खेड़ा में करते हैं, चंपारण में करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में करते हैं। सो व्हाट इज द प्लेस वेयर दी महात्मा गांधी कम्स अप विद हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस? तो ये क्वेश्चन प्रीवियसली आज क्वेश्चन है, 2021 के हुए पेपर में ईओ में पूछा गया है। अब ये देख रहे हैं, स्ट्रेट वन लाइनर क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन मैं इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, वो वापस आए, ये सब तो हमें पता है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर अक्सर कैंडिडेट्स का ध्यान नहीं रहता है। तो आंसर मैं आपको बताता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। यहां पर गांधी जी ने एक पब्लिक इवेंट अटेंड किया था इंडिया वापस लौटने के बाद, और यहां पर उनको इनवाइट किया गया था मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट जी और बहुत सारे दूसरे लीडर्स के द्वारा। तो गांधी जी ही केम एंड अपीयर्ड इन दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इनकी पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस थी, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है ओपनिंग भी था। एक तरीके से कह लीजिए जो BHU है वो वहां पर ओपन हो रही थी फॉर पब्लिक, एंड देयरफॉर इन द फंक्शन, इन द इवेंट, गांधी जी वाज आल्सो इनवाइटेड। ठीक है, अब यहां पर मैंने और भी दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, वो आपको काम आएगी। तो ये पूरी PDF भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का, ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर जाएंगे, PDF आपको उस ग्रुप के ऊपर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगी। तो यू कैन यूज दीज क्वेश्चंस फॉर रिवीजन आल्सो इन फ्यूचर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Who among the following is the author of गांधी एज महात्मा? गांधी एज महात्मा नाम की किताब के ऑथर कौन है? महादेव देसाई, शाहिद अमीन, लुई फिशर या डेविड आर्नल्ड? ऑल दीज 4 पीपल। इसमें महादेव देसाई जी की बात करें, गांधी जी के बहुत ही आर्डेंट सपोर्टर हैं, सपोर्टर थे सॉरी। और इसके अलावा महादेव देसाई अगर कहा जाए गांधी जी के सेक्रेटरी कह लीजिए, या गांधी जी के एक क्लोज कॉन्फिडेंट एडवाइजर कह लीजिए, वो रहे हैं। शाहिद अमीन अगेन अ गांधीयन, लुई फिशर, डेविड आर्नल्ड वेरी फेमस इंडोलॉजिस्ट, जो इंडियन हिस्ट्री को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने किए हैं। लेकिन गांधी एज महात्मा नाम की जो किताब है शाहिद अमीन जी के द्वारा लिखी गई है, राइट। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया ईओ एग्जाम के अंदर, दिस इज अगेन वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन। सो आप देख रहे हो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वन लाइनर क्वेश्चन अभी तक दोनों हमने देखे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जो किसी भी एक ऐसे एस्पिरेंट को जिसने जनरली हिस्ट्री पढ़ ली है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है, वो आंसर कर पाएगा, ऐसा मुश्किल है, राइट। तो ये अगर बुक की हम बात करें तो गांधी एज महात्मा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न यूपी, 1921-22। गांधी जी जो है चौरी चौरा इंसिडेंट से पहले जो गए थे दौरे पर बिहार और उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उस वक्त उत्तर प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट गए, वहां के लोगों से उन्होंने, वहां के गांव वालों से उन्होंने बातें की, उनकी दिक्कतों को जानने की कोशिश की। और जैसा रेस्पॉन्स था वहां की लोकल पब्लिक में, बेसिकली एट दैट टाइम वी नो दैट इंडिया वाज नॉट अ वेरी रिच कंट्री, इट वाज अ वेरी पुअर कंट्री। और जो लोग
गोरखपुर में गांधी जी को मिले। मोस्टली दोज पीपल वर पेजेंट्स, जो खेतों में टेनेंट्स पे, बेगारी पे काम करते थे, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ काम करते थे, और गांधी जी को उन्होंने एक महात्मा की तरह रिसीव किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो गांधी जी को एक इंपॉर्टेंट लीडर तो मानते ही थे। उनको ऐसा भी लगता था कि गांधी जी के पास शायद कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, एंड ही इज अ प्योर सोल, ही इज अ होली पर्सन। और इस पूरे इंसिडेंट को इस बुक में शाहिद अमीन जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence of India? इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? Who was the president of Indian National Congress? INC since its formation in 1885, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, और तब से हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता है, एवरी ईयर सेशन होता है। एक से ज्यादा सेशन भी हो सकते हैं, लेकिन एक सेशन जरूर होता है, और उस सेशन को जो प्रेसिडेंट हैं वो उसको चेयर करते हैं, और इस पूरे साल के अंदर, एक पूरे साल के अंदर कांग्रेस का एक नया अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है, और एक कांग्रेस के जितने मेंबर्स होते हैं वो ऐसा अध्यक्ष चुनते हैं। ये ट्रेडिशन देखा जाए तो मॉडर्न टाइम्स में भी कंटिन्यू किया जा रहा है। तो पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या JB कृपलानी, कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1947 में? सो अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इजी क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यस, हमें कांग्रेस जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पहले भी बताया। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स खास तौर पे इंपॉर्टेंट ईयर्स में कांग्रेस के कौन प्रेसिडेंट्स रहे हैं? जब कांग्रेस फॉर्म होती है तो पहले सेशन में कौन प्रेसिडेंट बनता है? जब कांग्रेस में मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो जाता है, जो सूरत स्प्लिट है 1907 में, तब कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होता है? जब ये दोनों आके मिलते हैं, मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट करते हैं, तब कौन अध्यक्ष होता है? इसी तरीके से जब पूर्ण स्वराज का हम रेजोल्यूशन लेते हैं तो कौन अध्यक्ष होता है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू जैसे जो लीडर्स हैं वो कौन कौन से सेशन में अध्यक्ष बनते हैं? फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? और लास्टली 47 में कौन प्रेसिडेंट है? ठीक है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको याद होने चाहिए, राइट? तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों यहां पर JB कृपलानी। JB कृपलानी, अ वेरी इंपॉर्टेंट गांधीयन लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो हमारे प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1947 में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है D। कृपलानी से पहले 46 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष थे, और इसके बाद 1948 और 49 नेक्स्ट जो 2 साल हैं वहां पर अध्यक्ष हमारे पट्टाभी सीतारामैया थे, राइट? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट लीडर याद रखेंगे आप। नेहरू जी 46 में, उसके बाद JB कृपलानी जी इन 47, 48, 49 द नेक्स्ट 2 ईयर्स जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे पट्टाभी सीतारामैया जी, राइट? In 50, Purushottam Das Tandon, PD Tandon was the president, and after that Jawaharlal Nehru again became the president of INC in 1951। और INC से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखोगे हमेशा। 1885 दिसंबर में बॉम्बे में फॉर्मेशन होती है INC का। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियो ह्यूम, AO ह्यूम, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द INC। सो जब भी आपसे पूछा जाए कि INC को फाउंड करने, हालांकि बहुत सारे लीडर्स इन्वॉल्व थे। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें पहला एक ही मेंबर होता है, 3-4 लोग आके पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। लेकिन किसने इनिशिएटिव लिया, किसने कोशिश की कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो क्रेडिट हम ह्यूम को देते हैं, राइट? उसके बाद WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो पहले राष्ट्रपति अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं INC की, और थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं 1887 में, यानी कि 1885 देन 1886 देन 1887, और वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं INC के, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं एनी बेसेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1931 में विद अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में किसान सभा मूवमेंट डेवलप हुई 31 में। उसको किसने लीड किया? यदुनंदन शर्मा, सहजानंद, शीतला सहाय या तिलका मांझी? अगेन प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, 2021 में पूछा गया सवाल है, एंड नॉट एन इजी क्वेश्चन। INC के अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिस्पेंसेशन हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन है स्वतंत्रता का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। अब इसमें अगर देखा जाए, मुस्लिम लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू दिस देयर आर सम अदर पार्टीज लाइक फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो स्वतंत्रता पार्टी है। इसके अलावा हमारी और दूसरी जो पार्टीज है वो बनाई गई डिफरेंट लीडर्स के द्वारा। इसमें से जो कुछ ऐसी पार्टीज हैं जहां पर ज्यादा सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट टच हमें देखने को मिलता है, वो पार्टीज भी बनती हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
ऑफ इंडिया बनती है। इसी के तरीके से बहुत सारी ऐसी पार्टीज बनती हैं जो वर्कर्स को लेकर के या पेजेंट्स को, यानी कि जो गरीब किसान हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास गांव में जमीनें नहीं हैं, दूसरों की जमींदारों की, दूसरे लोगों की जमीनों पर काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए भी बहुत सारी पार्टीज बनती हैं। और ऐसी एक मूवमेंट, किसान सभा की मूवमेंट चलाई गई बिहार के अंदर, इसका जो है ओरिजिनेशन हुआ। उसके बाद ये काफी स्ट्रांग हुई, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में किसान सभा की मूवमेंट्स बनाई गई। लेकिन ये पहला जो इनिशिएटिव लिया वो लिया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। सहजानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में बिहार की किसान सभा मूवमेंट, इसकी डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, अगर इनकी बात करें, ये और एनसी रंगा एक तरीके से कहा जाए ज्यादा हार्डकोर सोशलिस्ट कह लीजिए लीडर्स रहे हैं कांग्रेस में। पहले कांग्रेस के ही पार्ट रहे, लेकिन इन्होंने देखा कि कांग्रेस में एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? कांग्रेस के जो इनिशियली लीडर्स थे, हाई कमांड जिसे बोलते हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं कांग्रेस के, मोस्टली दीज वर हिंदू लीडर्स। और इसके साथ साथ वो आते थे ऐसी क्लास से जो या तो जमींदार क्लास है या ऑलरेडी रिच क्लास है। अब देखिए, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस जी को देखें या हम जवाहरलाल नेहरू को देखें, राजेंद्र प्रसाद को देखें, ऐसे अलग अलग जो लोग थे, या तो कोई लॉयर है, ठीक है, या फिर वो अच्छे जमींदार क्लास से आ रहा है। और ऑब्वियसली किसी भी पार्टी को फंडिंग चाहिए होती है, वो फंडिंग कहां से आ रही है? वो रिच लोगों से आ रही है। तो ये जरूर बात होती थी कि कई बार जो लोकल बिल्कुल पेजेंट्स हैं, जो बिल्कुल लोअर ग्रास रूट्स पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके इंटरेस्ट कई बार जो है ओवरलुक हो जाते थे। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है, 1931 में जब किसान सभा मूवमेंट बनती है, इसको अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग इंडियन प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस जैसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनती है, तो उसके बाद उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के एजेंसीज में भी पार्टिसिपेशन दी जाती है। जो अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी कांग्रेस लीडर्स की बात सुनते हैं कई मामलों में, लोगों का भलाई करने के लिए, राइट। लेकिन अभी भी जो इश्यूज हैं वो किसानों के, पेजेंट्स के सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्यों सॉल्व नहीं हो रहे हैं? तो इसके लिए ब्लेम किया किसानों ने, कुछ लीडर्स ने, कि जो कांग्रेस पॉलिसीज हैं वो ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं अपर क्लास को, वो ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं लैंड होल्डर्स को, यानी जमींदार्स को, और वो अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा फोकस्ड हैं, लोकल वेलफेयर पे उनका ज्यादा फोकस नहीं है। तो लोकल वेलफेयर करने के लिए हम एक अलग से मूवमेंट निकालेंगे, और उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती आते हैं, वो पेजेंट ग्रीवेंसेस को मोबिलाइज करते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि देखो, ऑक्यूपेंसी राइट्स होने चाहिए। जो लोग दूसरों की जमीनों पे 10 या 12 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं, वो जमीनें उन गरीब किसानों को दे देनी चाहिए। जो जमींदार सैकड़ों एकड़ लेकर बैठे हुए हैं, हजारों एकड़ लेकर बैठे हुए हैं, उनसे वो जमीनें ले लेनी चाहिए। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना चाहिए। जो टैक्स लेते हो, रेवेन्यू लेते हो, वो रेवेन्यू कम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो किसान सभा मूवमेंट क्या पार्ट है, राइट। सो इसके बाद ये तो बिहार की किसान सभा मूवमेंट के तौर पे शुरुआत कर दी सहजानंद सरस्वती जी ने। अभी जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल रहा है, और इससे ऑल इंडिया किसान सभा की फॉर्मेशन होती है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में। 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वहां पर डिक्लेयर किया जाता है कि हम ऑल इंडिया किसान सभा बनाएंगे। और जो सहजानंद सरस्वती जी हैं वो उसके पहले प्रेसिडेंट भी बने। तो एक तरीके से देखा जाए, आईएनसी वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर अलग अलग लीडर्स थे, बहुत सारे लीडर्स थे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। उस वक्त जो हम कहा जाए सिंध या बलूचिस्तान से लेकर के हमारे नागालैंड तक, हमारे असम तक, तो ये सभी लीडर्स अलग अलग तरीके के इश्यूज पे फोकस करते थे। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कांग्रेस से निकली हैं, जैसे इसमें आपके ऑल इंडिया किसान सभा है, इसी तरीके से ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, सोशलिस्ट कांग्रेस है। ये सारी जो पार्टीज हैं वो निकल कर आती हैं कांग्रेसी लीडर से, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रोड्यूस्ड द पीरपुर रिपोर्ट? 1938 में एक रिपोर्ट आई, पीरपुर रिपोर्ट, कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट। मुस्लिम लीग ने निकाली, यूनियनिस्ट पार्टी ने निकाली, अहरार पार्टी ने निकाली, या आईएनसी ने निकाली? अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन नॉट एन इजी क्वेश्चन, आई वुड से इवन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इज द राइट आंसर। पीरपुर रिपोर्ट क्या है? यूजुअली अगर हम देखें तो आईएनसी, जैसे अभी मैंने बताया, ज्यादातर जो आईएनसी के टॉप लीडर्स थे, दे वर फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदूज एंड ऑल्सो दे वर बिलोंगिंग टू द लैंड होल्डर्स क्लास, और जैसे हमें कहना चाहिए अपर क्लास। अपर क्लास होने के साथ साथ दे वर ऑल्सो अपर कास्ट, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम। अब होता क्या है कि मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को ये इंटाइज करने की कोशिश कर रही है कि आपके इंटरेस्ट कांग्रेस नहीं देख पाएगी, उनके इंटरेस्ट जो है वो मुस्लिम लीग ही देख सकती है। और इस वजह से जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे मुस्लिम लीग में, खास तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना, दे वांटेड दैट देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम पीपल, बहुत बड़ा सेक्शन है मुस्लिम लोगों का जो अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करता है। कांग्रेस में भी इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स थे, तो जो लिबरल मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग वांटेड दैट आप कांग्रेस को सपोर्ट ना करें, आप मुस्लिम्स को सपोर्ट करें, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करें। और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसको बोलते हैं पीरपुर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला क्या? उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकारें बनी हुई हैं, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था,
इस एक्ट के तहत काफी हद तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल बन गई थी और उसके बाद कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी थी अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर। कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी, वो चुनाव जीते, वो बन गए। लेकिन अब मुस्लिम लीग का काम क्या था, वो दिखा रहे थे कि जितने जितने राज्यों में प्रोविंसेस में देयर इज अ कांग्रेस गवर्नमेंट, वहां पर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। दे आर प्रोसिक्यूटिंग मुस्लिम्स, दे आर प्रोसिक्यूटिंग माइनॉरिटीज एंड दे केम अप विथ टू मेजर रिपोर्ट्स। फर्स्ट वन इज दिस पीरपुर रिपोर्ट, अनदर वन इज ऑल्सो योर शरीफ रिपोर्ट। शरीफ रिपोर्ट बिहार प्रोविंस पे फोकस कर रही थी और इसमें उन्होंने बोला कि बिहार के अंदर जो है वो प्रो हिंदू पॉलिसीज लाई जा रही हैं और एंटी मुस्लिम काम कर रही है सरकारें। इसी तरीके से आपकी पीरपुर रिपोर्ट भी आई थी 1938 के अंदर, ठीक है, ये मुस्लिम लीग के द्वारा निकाली गई। इन्होंने भी बोला कि जो क्रुएलिटीज हैं वो मुस्लिम्स के द्वारा मुस्लिम्स की तरफ की गई हैं और जितनी भी कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस हैं वहां पर मुस्लिम्स का जीना जो है वो खराब हो गया है। सो यू ऑल ऑफ दी मुस्लिम्स शुड वोट फॉर मुस्लिम लीग। मुस्लिम्स को कांग्रेस से, नेशनलिस्ट स्ट्रगल से अलग करने का काम जो है वो यहां पर किया जा रहा था, ठीक है। अब ऑब्वियसली कांग्रेस ने दोनों रिपोर्ट्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा आई है हमारी पीरपुर रिपोर्ट और एक शरीफ रिपोर्ट जो बिहार प्रोविंस पे फोकस करती हुई निकाली गई, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन है? सी राजागोपालाचारी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या आचार्य नरेंद्र देव। नाउ स्वतंत्रता पार्टी, अब ये पार्टी जैसे मैंने कहा देयर आर वेरियस लीडर्स फ्रॉम कांग्रेस हु केम आउट ऑफ कांग्रेस एंड फॉर्म्ड देयर ओन पार्टीज। अब यहां पर अगर हम देखें दीनदयाल उपाध्याय एंड एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीज आर नॉट कांग्रेसी लीडर्स, राइट, ये कांग्रेस आईएनसी से बिलोंग नहीं करते हैं। आचार्य नरेंद्र देव और सी राजागोपालाचारी की बात करें तो दे हैव देयर रूट्स इन कांग्रेस। इसमें राजागोपालाचारी जो है वो थोड़े से लिबरल साइड से आते हैं कांग्रेस के, राइट, और जो नरेंद्र देव आते हैं वो सोशलिस्ट साइड ऑफ कांग्रेस से आते हैं। और स्वतंत्रता पार्टी जो है वो राजागोपालाचारी जी के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद बनाई गई। You also must know that C. Rajagopalachari is the first Indian Governor General, first and last Indian Governor General। जो माउंटबेटन थे, माउंटबेटन के बाद हमारा जो गवर्नर जनरल है वो बनाया गया सी राजागोपालाचारी जी को। और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद, इलेक्शंस होते हैं, नेहरू हमारे जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। तो यहाँ सी राजागोपालाचारी ही केम, कांग्रेस से नाराज हो गए इंडिपेंडेंस के बाद। उन्हें लगा कांग्रेस जो पॉलिसीज खासतौर पर 51 के इलेक्शंस के बाद, 2 के इलेक्शंस के बाद जो लाई गई वो उनसे एग्री नहीं करते थे। थोड़ी सोशलिस्ट पॉलिसीज लेकर आ रही थी कांग्रेस, लैंड रिफॉर्म करने की कोशिश हो रही है, लोगों में वेलफेयर लाने के लिए अलग अलग लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। ऐसे कुछ मुद्दे थे जिनसे राजागोपालाचारी वाज नॉट एग्रीइंग एंड ही सेड कि इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, स्वतंत्रता पार्टी। कांग्रेस से वो अलग हो गए। 1957 में ही लेफ्ट कांग्रेस एंड 59 ही केम अप विद हिज ओन पार्टी एंड ही सेड दैट इंडिविजुअल सिटीजन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल सिटीजन जो हैं उनकी प्रॉपर्टी पे सरकार को कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए एंड दे शुड कैरी देयर प्रोफेशंस फ्रीली। इस तरीके के कोई भी रेगुलेशंस जो है वो नहीं लगानी चाहिए, राइट। और इसके अलावा कुछ और भी उनके जैसे उनके कुछ सोचने का तरीका था कि जो हमारे नेबर्स हैं उस तरफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एक ही नेशन था, तो उनको लेकर के जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी वो उससे भी एग्री नहीं करते थे। उनका था कि हमें थोड़ा और ज्यादा स्टेड फास्ट होना चाहिए, जैसा कि पटेल जी मानते थे। लेकिन पटेल जी काफी साल पहले वो उनका देहांत हो गया था, ही वॉज डेड। एट दिस टाइम राजागोपालाचारी वॉज द पर्सन और द वॉइस इन कांग्रेस जो कह रहे थे कि हमें और स्ट्रिक्ट स्टांस लेना चाहिए अलग अलग अपने नेबर्स के अगेंस्ट, राइट। Next is question number 7. Gandhiji's salt march to Dandi was started from which of the following places? Now this is an easy question. कोचराब आश्रम, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल या अहमदाबाद जेल। द करेक्ट आंसर इज साबरमती आश्रम, जहां से गांधी जी ने अपना दांडी मार्च स्टार्ट किया और इसके साथ ही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका स्टार्ट हो गया। और ये पूरी कहानी यहां पर मैंने आपको बता दी है। गांधी जी जो है वो सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने के लिए, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए वो दांडी तक उन्होंने मार्च किया था। सॉल्ट टैक्स वॉज अ वेरी बारबेरिक टैक्स जो ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया भारतीय जनता के ऊपर। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दैट, तो उसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following was not a member of the socialist group in the Congress party? कांग्रेस पार्टी के सोशलिस्ट ग्रुप का मेंबर कौन नहीं है? जयप्रकाश नारायण जी, राजेंद्र देव जी, एनजी रंगा जी, नरेंद्र देव जी। So again, I have already told you about Narendra Dev, that Narendra Dev he belonged to the socialist side of the Congress party. तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण इज अ वेरी फेमस सोशलिस्ट। जयप्रकाश नारायण जी की जो मूवमेंट है उसी पे देखिए, आज के टाइम भी जो मेजर सोशलिस्ट पार्टीज इंडिया में चलती हैं, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया के अंदर, दे फॉलो द लेगेसी ऑफ जयप्रकाश नारायण, अ वेरी फेमस सोशलिस्ट लीडर, राइट।
एनजी रंगा, अगेन आई टोल्ड यू, अभी सहजानंद सरस्वती जी के साथ मैंने कहा इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट के अंदर भी काम किया है, तो इससे क्या पता चला कि अगेन ही बिलोंग टू द सोशलिस्ट साइड। राजेंद्र प्रसाद हमारे आते हैं जो सोशलिस्ट साइड को बिलोंग नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर हियर इज राजेंद्र प्रसाद, राइट। सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बनाई गई 1934 में। इसमें जो है राम मनोहर लोहिया भी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे, और ये सोशलिस्ट ग्रुप को लीड करने वाले लीडर्स थे। देखा जाए तो इसमें हमारे नेहरू ही ऑल्सो बिलोंग टू द सोशलिस्ट साइड, लेकिन उतने ज्यादा वो कट्टर नहीं थे जितने ज्यादा ये लीडर्स थे। इसी तरीके से अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, ही बिलोंग्ड समवॉट टू अ कंजर्वेटिव ग्रुप ऑफ कांग्रेस। थोड़ा सा कंजर्वेटिव ग्रुप को राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते थे, वो बहुत ज्यादा सोशलिस्ट अपनी आइडियोलॉजी में नहीं थे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्शन रखना, जैसे आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे लीडर्स हैं जो सोशलिस्ट साइड को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसमें आपके ऑब्वियसली जयप्रकाश नारायण भी आते हैं। अब गांधी जी अगर देखें तो गांधी जी की जो आइडियाज हैं वो अपने आप में पहले तो गांधीयन आइडियाज हैं, लेकिन देयर आर सम सोशलिस्ट आइडियाज ऑल्सो, और इनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो हमारे सोशलिस्ट कांग्रेस लीडर्स हैं। क्लियर? जो इनको उतना फॉलो नहीं करते हैं, दे आर conservative leaders, some of them are also capitalist, some of them they are anti caste, जो मूवमेंट पे काम करना ज्यादा चाहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कांग्रेस के अंदर आपको लीडर्स दिखते हैं विद देयर डिफरेंट आइडियोलॉजीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following was not recommended in Macaulay's 1835 minute and एजुकेशन? मैकॉले जो भारत में लेकर आए अपना एक माइन्यूट ऑन एजुकेशन की भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, 1835 में वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका जो माइन्यूट था एजुकेशन के ऊपर, उसमें कौन सी चीज नहीं रेकमेंड की गई थी, नॉट रेकमेंडेड? टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में टीचिंग करना इट वॉज रिकमेंडेड कि टीचिंग जो है वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग, यस लिबरल ट्रेनिंग होनी चाहिए, इट वॉज रिकमेंडेड। Teaching of Western texts alone at higher levels of education. Teaching of both Western and Oriental texts at higher level of education. Now you know this is a previous year question, लेकिन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सी और डी में से ये एक आंसर होना चाहिए, बिकॉज सी एंड डी दीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सिर्फ वेस्टर्न टेक्स्ट पढ़ाएंगे हायर लेवल पे, दूसरी कह रही है वेस्टर्न ओरिएंटल दोनों पढ़ाएंगे हायर लेवल पे। तो इसमें से एक ही रिकमेंडेशन हो सकती है, और यहां पर पूछा गया क्या रिकमेंडेशन नहीं है। तो रिकमेंडेशन ये थी कि हमें सिर्फ वेस्टर्न टेक्स्ट इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ाने हैं, हमें यूरोपियन टेक्स्ट पढ़ाने हैं, हमें इंडियन टेक्स्ट जो है वो नहीं पढ़ाने चाहिए हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे, वो बकवास टेक्स्ट है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट बोथ वेस्टर्न ओरिएंटल टेक्स्ट विल बी टॉट। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, और ये चीज है जिसकी वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है मैकॉलेज माइन्यूट को, कि उन्होंने जो इंडियन ओरिजिनल नॉलेज है, जो इंडिजिनस नॉलेज है, उसको उन्होंने दरकिनार किया और ब्रिटिशर्स की जो नॉलेज है उसको इंडिया पे थोपने का काम किया है। और ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने माइन्यूट के बारे में भी आपको दे दिया है। इसमें पूरी कंट्रोवर्सी आती है, ओरिएंटलिस्ट हैं कुछ लोग एंग्लिसिस्ट हैं। ओरिएंटलिस्ट कहते हैं कि नहीं, इंडिया की जो भाषाएं हैं वो पढ़ानी चाहिए, इंडिया का टेक्स्ट पढ़ाना चाहिए। एंग्लिसिस्ट कहते हैं कि क्या जरूरत है, हमें इंडियंस को नौकर ही बनाना है, उन्हें इंग्लिश सिखाओ, उन्हें ऐसी चीजें सिखाओ जिससे वो हमारे काम अच्छे से कर सकें, और उन्हें कोई ज्यादा चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। यूरोपियन लिटरेचर प्रमोट करेंगे, इंग्लिश एजुकेशन उनको बनाएंगे सो दैट दे कैन सर्विस द ब्रिटिशर्स, बट उनकी कोई खास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, ऐसा कोई इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स का नहीं था। क्लियर हो गया? अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, ये बनेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। 1911 में हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की है? जीके गोखले, एस.ए. डांगे, एन.एम. जोशी या एम.आर. जयकर? These again are very important leaders. इनिशियल जो ईयर्स थे 20th सेंचुरी के, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं इंडिया में, खासतौर पर सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन है जो बॉम्बे में बनाता है सोशल सर्विस लीग? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शंस में ही मैं आपको आंसर दूंगा इस क्वेश्चन का। आई विल मेक अ कमेंट एंड पिन दैट कमेंट, और जहां पर मैं आंसर आपका बता दूंगा, और जो मुझे करेक्ट आंसर देने वाला है कमेंट सेक्शन के अंदर, आई वुड ऑल्सो थैंक देम, कि मुझे एटलीस्ट पता लगे कि आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो आपको कुछ फायदा भी होता है, इससे नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें हमें चेंज करनी चाहिए, इंप्रूव करनी चाहिए, दैट ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन को यूज करिए और हमें बताइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट इज कि आपको कैसे बेहतर फायदा मिले, आपकी प्रिपरेशन कैसे ज्यादा आसान हो फॉर द ईपीएफओ एग्जाम्स। तो वो चीज करने के लिए हम आपकी कैसे बेहतर मदद कर सकते हैं, यू कैन टेल दिस इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन, पहले तो करेक्ट आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, राइट, और इसके बाद मुझे सजेशन बताओ या कुछ और चीजें
कुछ तारीफ या कुछ आपकी क्रिटिसिज्म जो आप सीरीज के बारे में देना चाहते हो रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और रिलेटेड टू द एंटायर सीरीज, यू कैन डू दैट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो इसी के साथ मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत, जाते जाते कोर्स का जो ब्रोशर है आपके सामने छोड़ता जा रहा हूँ। दीज आर द कोर्सेज दैट वी हैव पुट अप फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशंस। ये आपके ईओ और एपीएफसी दोनों एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट कोर्सेज हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इन्फॉर्मेशन आपको इन कोर्सेज के बारे में मिलती है, बट प्लीज डू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू परचेज और नॉट। आपको खरीदना है नहीं खरीदना, इसका जो डिसीजन है वो तुरंत बनाने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। हमारी वीडियोस देखिए या आप ऑनलाइन जाकर के थोड़ा रिसर्च करिए और देखिए कि वेदर एनी कोर्स विल हेल्प यू और नॉट, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।